तो हमने देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के क्या प्रोविजंस थे। कंपनी की जो मोनोपोली है उसको 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया था। एआईसी को लाइसेंस देने के लिए परमिशन मिल गई थी। और एआईसी जो है अब एक क्राउन की एक एजेंट बन के रह गई थी इन द पॉलिटिकल फंक्शंस। अब आगे हम देखते हैं कि आफ्टर 20 ईयर्स मतलब कि 1813 का जो एक्ट आया उसमें हमें क्या चेंजेस देखने के लिए मिले। अब एक्ट ऑफ 1793 और एक्ट ऑफ 1813 के बीच में एक बड़ा इवेंट हुआ विच वॉज काइंड ऑफ अ वाटरशेड इवेंट फॉर होल ऑफ द यूरोप, द नेपोलियनिक वॉर्स। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी है तो नेपोलियन की वॉर्स के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि यूरोप के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन वॉर्स का पड़ा था। अब नेपोलियनिक वॉर्स की वजह से क्या होता है कि जो ब्रिटिश का ट्रेड होता है उस पे पूरी तरीके से रोक लग जाती है। नेपोलियन ब्रिटिश को होल ऑफ द यूरोप में ट्रेड करने से रोक देता है। तो ईआईसी का और ब्रिटिश गवर्नमेंट का काफी घाटा हो रहा होता है क्योंकि वो लोग यूरोप में ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो अब ब्रिटिश के पास क्या ऑप्शन बचता है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऑप्शन बचता है केवल एशिया की तरफ अपने ट्रेड को बढ़ाने का। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के जो प्रोविजंस है उसमें अब जो ईआईसी की मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया जाता है एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यूपीएससी में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जो यहाँ से हम अब चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे वो पिछले चार्टर एक्ट से थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इन चार्टर एक्ट से हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं रादर देन जो प्रीवियस चार्टर एक्ट से। बट नेवरदलेस उनको पढ़ना भी जरूरी था क्योंकि उनका बेसिस इन चार्टर एक्ट्स का बेसिस जो है वो उन्हीं से बनता है। बट अभी आप फैक्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो खत्म कर दी गई एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे, मोनोपोली खत्म करने का मतलब ये हुआ अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई। ठीक है। तो इसके बाद कंपनी ने ये डिसाइड किया, आई एम सॉरी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि कंपनी वुड कंटिन्यू टू possess टेरिटरीज एंड कलेक्ट रेवेन्यू अनदर 20 ईयर, कि भाई अब अगले 20 साल तक जो टेरिटरीज आपने एक्वायर की है इंडिया में वो आप अपने पास रखिए, उनसे रेवेन्यू भी कलेक्ट करिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। मतलब कि कंपनी अभी भी एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन ही काम करेगी। ये नहीं है कि कंपनी को फुल सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन ने दे दी है। दे कैन possess territories and collect revenue but in the name of British Crown। ठीक है। अब इस एक्ट से फर्स्ट स्पेसिफिक डिक्लेरेशन आता है ऑफ व्हाट ब्रिटिश टेरिटरीज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन इंडिया। ब्रिटिश की जो टेरिटरी है मतलब जो ईआईसी ने टेरिटरीज एक्वायर की है जो कि अब ब्रिटिश की टेरिटरी कहलाती है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस एक्ट ने जो है वो पहली बार स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बनाया था जो बड़े बड़े डिसीजंस के लिए था, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, मिलिट्री, आई एम सॉरी, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसकी अथॉरिटी और कंट्रोल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर था उसे बढ़ा दिया गया। Another important point which is to be remembered as a fact is a sum of 1 lakh allotted for education purpose। 1 लाख रुपए का जो अमाउंट है उसे इंडिया में एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया कि जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए। एंड क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे उनको अब परमिशन मिल गई थी कि वो इंडिया आए और अपना रिलीजन प्रीच करें, मतलब लोगों को अपने रिलीजन के बारे में बताएं और अगर लोग चाहें तो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे शुरुआत हुई इंडिया में क्रिश्चियनिटी के स्प्रेड की। ठीक। अब और 20 साल निकल जाते हैं और आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस
शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से वो अपने पीक पर पहुंचता है फ्रॉम चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये हमें आगे पता चलेगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? बंगाल, बिहार और मद्रास में अपनी अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, बट मद्रास की और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उन्हें पूरी तरीके से अबॉलिश करके और उनके टोटल एंटायर लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो छीन लिए गए। और किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि अब बन गए थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल का नाम ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको अंडर वन कंट्रोल हमने यूनिफाई कर दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि सेंट्रलाइजेशन वाज एट इट्स पीक। अब पावर का सिर्फ एक सेंटर था जो कि पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहा था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? विलियम बेंटिक। नाउ दिस इज अनदर थिंग टू बी रिमेम्बर्ड एज फैक्ट। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पास फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी थी ओवर द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरे इंडिया में कानून बनाने की पावर सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को थी जो कि थे विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी, जो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसको अथॉरिटी थी अमेंड करने की, रिपील करने की, ऑल्टर करने की कोई भी लॉ, एनी लॉ विच वॉज पर्टेनिंग टू द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज। ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी का कोई भी लॉ अमेंड, रिपील, ऑल्टर कुछ भी कर सकते थे वो। अमेंड का मतलब लॉस में कोई चेंज लेकर आना, रिपील का मतलब लॉ को पूरी तरह से वापस ले लेना। कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज वर क्लोज डाउन। कंपनी की जो ईआईसी जो थी उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया और अब वो मात्र एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई फॉर ब्रिटिश इंडियन पोजेशन। कंपनी की जो ट्रेड एक्टिविटीज थी, वो बिजनेस वगैरह सब बंद हो गया। अब वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई। उसको जो मोनोपोली मिली थी चाइना के साथ ट्रेड करने की इन द एक्ट ऑफ 1813, उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया गया। मतलब अब लीगली इंडिया जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी बन चुकी थी। ठीक है, कंपनी के पास अभी भी टेरिटरीज तो थी, बट कैसे थी? इन ट्रस्ट फॉर इट्स मैजेस्टी, मतलब ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे एज एजेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन कंपनी जो है वो इंडिया में टेरिटरीज पजेस कर रही थी। मतलब एक तरह से कंपनी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, ये हम समझ सकते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आर, एक लॉ कमीशन बनाया गया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकॉले, जो कि कोडिफाई करेगा सारी इंडियन लॉज को। इंडियन लॉज को कोडिफाई करने का क्या मतलब होता है? कोडिफिकेशन का मतलब होता है कि जो सारे लॉज हैं वो एक जगह पर इन अ सिंगल सोर्स हमें लिखे हुए मिल जाएंगे। लॉ क्या होता है? रिटन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रिटन? ताकि वो सबके लिए अवेलेबल हो, कोई भी उसे पढ़ सके, कोई भी देख सके कि उसमें क्या लिखा है, जिससे कि उसका एप्लीकेशन क्या होता है? फेयर होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमें जो लॉज हैं, जो हमारी भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें सारे देखने के लिए मिलते हैं, उसे कहते हैं कोडिफिकेशन। जो अलग अलग जगह पे अलग अलग लॉज बने हुए हैं, किसी के पर्सनल लॉज हैं, किसी के रिलीजियस लॉज हैं, कुछ भी है, उन सबको एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट में कोडिफाई करेंगे, जिससे कि लॉज जो है वो सिंपली हमें एक सोर्स पे अवेलेबल हो, जिससे उनका फेयर एप्लीकेशन हो सके। ठीक है, इसके लिए इंडियन लॉ कमीशन फर्स्ट टाइम कब बनाया गया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। स्लेवरी को अबॉलिश करने का डिसीजन लिया गया। हालांकि जो एक्ट है वो बाद में आया, लेकिन 1842 में आया, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। बट यहाँ से शुरुआत हो गई थी कि स्लेवरी को, जो ब्रिटिश की सभी कॉलोनीज हैं उसमें हमें खत्म करना है। ये तो मैंने पहले ही बता दिया, कमर्शियल एक्टिविटीज
जो ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उन्हें खत्म कर दिया। अच्छा, इस एक्ट का एक और नाम है सेंट हेलिना एक्ट। अब सेंट हेलिना क्या है? सेंट हेलिना एक आइलैंड था जिसे ब्रिटिश क्राउन में फाइनली मर्ज कर लिया गया। इस पे अलग अलग पावर्स का पोजेशन रहा, पहले ब्रिटिश का रहा, फिर डच का रहा, देन फिर अगेन ब्रिटिश का रहा। बट यहाँ पे एक्ट ऑफ 1833 से फॉर्मली इस आइलैंड को ब्रिटिश क्राउन में मर्ज कर लिया गया। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अटेम्प्ट किया इस एक्ट ने टू इंट्रोड्यूस व्हाट, अ मेरिट बेस्ड ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर सिलेक्शन इन सिविल सर्विसेज। अभी तक जो सिविल सर्विसेज के सिलेक्शंस हो रहे थे, उनका क्या प्रोसेस था? उनका प्रोसेस ये था कि इंग्लैंड में देयर वाज अ कॉलेज, हेलीबरी। ओके, तो हेलीबरी कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वो किस तरह से जाते थे? जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, इफ यू रिमेम्बर, रेवेन्यू एक्टिविटीज के लिए जो ईआईसी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, वो इन्हें स्पॉन्सर करता था। मतलब जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे, या जो इंग्लैंड की अपर क्लास होती थी, वेल्दी क्लास होती थी, बिजनेसमैन क्लास होती थी, उनके बच्चे जाके इस कॉलेज में पढ़ते थे। और इस कॉलेज से पास होने के बाद बच्चे जो हैं वो सिविल सर्वेंट्स बन जाते थे। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स का जो कंट्रोल है वो एक तरह से अभी भी ईआईसी के पास में था, जो कि एक बहुत बड़ी पावर थी। बिकॉज ग्राउंड लेवल पे काम करने वाला जो होता है वो ब्यूरोक्रेट ही होता है। किसी भी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड लेवल कितना इफेक्टिवली होगा, ये हमेशा ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है। कोई भी पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल होगी, ये ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है। तो अभी भी जो ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि इस सिस्टम को हटाकर एक मेरिट बेस्ड ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया जाए। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से काफी सीवियर ऑपोजिशन उन्हें देखने को मिला, तो इस एक्ट में इस प्रोविजन को नहीं ला पाए। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। कब? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ही। नाउ अनदर टू पॉइंट्स आर कि यूरोपियन इमिग्रेशन से सारे जो है वो हटा लिए रिस्ट्रिक्शंस, और इंग्लिश को, जो इंग्लिश रेसिडेंट्स थे, अब वो इंडिया में फ्रीली सेटल हो सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इस एक्ट के प्रोविजंस थोड़े से ज्यादा है, तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, दीज आर इम्पॉर्टेंट एक्ट्स। तो इन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के इनमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं उन्हें अच्छे से याद रखिएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड किया गया, ब्रिटिश मर्चेंट्स को अलाउ किया गया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईआईसी को परमिशन दी गई कि आप टेरिटरीज पोजेस करें, रेवेन्यू कलेक्ट करें, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, sum of 1 lakh was allotted for education and Christian missionaries were permitted to come to India and preach their religion. सबसे important point इसका ये है, trade monopoly of EIC ended, the most important point of this act. ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इसे प्लीज अच्छे से याद रखिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को पूरी तरीके से अबॉलिश करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? विलियम बेंटिक, दिस गाय वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी फुल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी हो गई पूरी इंडिया के ऊपर। काउंसिल को अमेंड रिपील ऑल्टर करने का, किसी भी लॉ को अमेंड रिपील और ऑल्टर करने का पूरा पावर मिल गया ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में। कंपनी कमर्शियल एक्टिविटीज को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया गया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, लॉ कमीशन को स्टैब्लिश किया गया टू कोडिफाई ऑल द इंडियन लॉज। स्लेवरी अबॉलिश की गई एंड यूरोपियन इमिग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस हट गई। So these were some of the important provisions of Charter Act of 1813 and 1833. नेक्स्ट वीडियो में हम 1853 एंड 1858 कंप्लीट करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व देम ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।